नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि कल जो तेजी डाउ में दिखी है, क्या उससे आज भारतीय बाजारों को सपोर्ट मिलेगा, और इसी के साथ ही साथ नतीजों पर फोकस करेंगे, खबरों वाले शेयर और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके अलावा कमोडिटी मार्केट की क्या हाल है, इन तमाम एक्शन पर हम अगले आधे घंटे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी देखिए 9000 के करीब और करीब 200 अंकों से ज्यादा की तेजी इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। और जापान के बाजार निकाय भी करीब 2% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। कल डाउ में भी हमने देखा 900 अंकों का उछाल था और यूरोप के बाजार में भी करीब 4.5 से 5.5% की तेजी देखने को मिली है। तो इन सबका असर भारतीय बाजारों पर कैसा रहेगा ये भी समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं और ये बताएंगे दीपांशु। रणनीति क्या होनी चाहिए आज बाजार में, ये भी समझेंगे। और कुछ ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और खबरों और नतीजों के दम पर आज कौन से स्टॉक एक्शन में रहेंगे ये बताएंगे दिवांशी। तो दीपांशु, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो कैसे हैं? बहुत ही मजबूत संकेत मिल रहे हैं पूजा, जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। जैसे कि आपने कहा एसजीएक्स निफ्टी को देखिए 200 अंक ऊपर 9000 छूने की तैयारी में दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पर इतनी शानदार रैली थी कल शाम अमेरिकी बाजारों में, तो इस समय सपाट रहना ज्यादा बुरी खबर नहीं है। एशिया के सभी बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल शाम अगर आप देखें तो डाउ 900 अंकों से ज्यादा उछला, वहीं S&P 500 और नैस्डैक में भी 2.5 से 3% की रैली आपने देखी। सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और टूरिज्म और जो एयरलाइन स्टॉक्स है वहां पर तो जबरदस्त उछाल था, डबल डिजिट गेन्स आते हुए दिखे। अप्रैल 6 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे रैली आपने देखी है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। एक्चुअली ये सारी की सारी अच्छी खबरें वैक्सीन को लेकर हैं। हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्ना जो एक फार्मा कंपनी है जो ये वैक्सीन बना रही है, सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन ट्रायल शुरू किया था मार्च में, उसके बाद फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी इनको 6 मई को मिल गई थी, और जो फेज 1 का ह्यूमन ट्रायल हुआ था उसका डेटा अब सामने आया है और डेटा से काफी अच्छे संकेत आ रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में आप बता सकूं तो 45 लोगों पर स्टेज 1 में इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया। सभी 45 लोगों पर इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद एंटीबॉडीज पाए गए। कोरोना से लड़ाई में बॉडी जो अपना इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाता है लड़ाई के लिए, तो सभी पार्टिसिपेंट्स में एंटीबॉडीज पाए गए, तो ये एक अच्छा संकेत है। इसमें से 8 पार्टिसिपेंट्स में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पाए गए, यानी कि कोरोना आने से पहले ही बॉडी उसके लिए तैयार है, तो ये एक अच्छा संकेत है। हालांकि एक छोटा नंबर है, छोटे सैंपल साइज का छोटा नंबर है, बट संकेत अच्छा है। और जब फेज 2 ट्रायल शुरू होगा तो वहां पर देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा एक्सपेंशन होता है। 45 मरीज थे, 15 करके इनको 3 बैचेस में तोड़ा गया था और इन्हें 3 डिफरेंट खुराक दी गई थी, 25 mg, 100 mg और 250 mg। और ये पाया गया कि उन पार्टिसिपेंट्स में जिन्हें 25 mg की भी आप खुराक दे रहे थे, वहां पर भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये अच्छा संकेत इसलिए भी है कि अगर आप कम डोज भी दे रहे हैं वैक्सीन की तो वहां से भी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जब मास प्रोडक्शन इस वैक्सीन का करना पड़ेगा, अगर ये फाइनली अप्रूव हो जाती है तो कम डोज में भी आप ठीक कर पाएंगे, यानी कि ज्यादातर लोगों के पास ये वैक्सीन पहुंच सकेगी क्योंकि इसकी डोज कम रहेगी, तो ये भी अच्छा संकेत है। अब मॉडर्ना ऑलरेडी सबसे आगे है, सबसे पहली वैक्सीन है जो डेवलप हो रही है, सबसे ज्यादा अप्रूवल्स इसके पास है, और यही अगर सक्सेस दिखा रही है तो ये फिर बाजार के लिए डेफिनेटली अच्छा संकेत है, या कोरोना की लड़ाई के लिए अच्छा संकेत है। कंपनी को ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल के सेकंड स्टेज के लिए मंजूरी मिल गई है, वो कह रहे हैं कि जल्दी ह्यूमन ट्रायल का सेकंड स्टेज शुरू किया जाएगा, 600 लोगों पर ये टेस्ट किया जाएगा और जुलाई से अनुमान लगा रहे हैं कि फेज 3 ट्रायल भी ये शुरू कर पाएंगे। और अगर सारे ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो साल के अंत तक वैक्सीन तैयार होने की संभावना है। तो काफी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। जो छोटे सैंपल बैच में टेस्ट किया था वहां से डेटा काफी पॉजिटिव आया है और सभी पार्टिसिपेंट्स ने वैक्सीन को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है और कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले हैं। तो हर लिहाज से अगर आप देखें तो काफी पॉजिटिव डेटा है। ओनली चीज है कि ये बहुत छोटा सैंपल साइज है, तो अब जब जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे और इसकी डिटेल सामने आएंगी। तो इसकी वजह से बाजारों में शानदार तेजी देखी, बल्कि मॉडर्ना का जो शेयर था वहां पर आपने 25% से ज्यादा उछाल देखा। यूरोप के बाजार तेजी में रहे, 4.5% से 5.5% की तेजी वहां से रही। स्टिमुलस पैकेज को लेकर वहां से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं और कच्चे तेल में फिर से उबाल आते हुए देखा। कल शाम 8 से 9% की रैली हुई, बल्कि WTI की अगर आप बात करें तो इंट्राडे में 13% की रैली थी। उत्पादन कटौती से और डिमांड सुधरने से कच्चे तेल को सहारा मिल रहा है इस समय, और इसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी शेयर्स हैं वहां पर भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ओके, तो
हर तरफ से पॉजिटिव संकेत ही हैं और वैक्सीन को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही है वो एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इसके अलावा दीपांशु, कोरोना को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं? कोरोना को लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो कल 88,000 मामले सामने आए, तो ये एवरेज से ज्यादा है, तो ये ज्यादा अच्छा संकेत नहीं है। पर जो मरने वालों की संख्या है वो एवरेज से कम हुई, 3,500 से कम कल लोगों की मौत हुई। हालांकि वैसे भी अगर आप देखें तो आंकड़े तो कहीं भी अच्छे तो नहीं है। अब तक 49 लाख लोग संक्रमित हैं और 3,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी अब 19 लाख के पार हो गई है। भारत में चिंता जरूर है, तो मैं भारत से आज शुरू करूंगा। भारत में प्रभावित लोगों की संख्या अब 1 लाख के पार है, तो सिर्फ 10 और देश है जहां पर 1 लाख से ज्यादा मामले हैं और भारत 11वां ऐसा देश हो गया है जहां पर 1 लाख से ज्यादा मामले हैं कोरोना के। कल अगर आप देखें तो लगभग 4,500 नए मामले सामने आए और 131 लोगों की मौत हुई। और इस समय भारत में 39,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और लगभग 58,000 एक्टिव मामले हैं इस समय भारत में। अमेरिका की बात करें तो 22,000 कल मामले सामने आए और 1,000 लोगों की मौत हुई, तो मरने वालों की संख्या अमेरिका में भी कम थी। और अब अमेरिका में 15.5 लाख लोग प्रभावित हैं और 92,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर यूरोप में बात करें तो 16,000 मामले सामने आए, जो कि बहुत कम है, 2 महीने के निचले स्तर पर है यूरोप के नए मामले, और 780 लोगों की मौत हुई, तो ये भी एक कम आंकड़ा है। और अगर इस आंकड़े से आप रशिया निकाल दें, रशिया में कल 9,000 नए मामले सामने आए, यानी कि एक्स ऑफ रशिया बाकी यूरोप से आपके सामने सिर्फ 7,000 मामले सामने आए, तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि बाकी के यूरोप के जो देश हैं वो स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ रशिया एक बड़ा कंसर्न है इस समय यूरोप में। रशिया के अलावा ब्राजील एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कल हमने 14,000 मामले देखे ब्राजील में, और अब ब्राजील में भी 2.5 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं, तो ये एक चिंता का संकेत है। रशिया, ब्राजील और यूएस, ये 3 देश हैं जहां पर सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी इस समय तेजी से बढ़ रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि जो बाकी देश हैं वहां से थोड़े स्टेबलाइजेशन के संकेत आ रहे हैं, और स्पेशली जो नई मौतों के संकेत हैं वहां पर गिरावट आ रही है, तो ये एक अच्छा आंकड़ा आप मान सकते हैं। ओके, तो कहीं कहीं से संकेत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन भारत में स्थिति अभी भी गंभीर होते हुए नजर आ रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो क्यूज मिल रहे हैं वो अच्छे हैं, और खुद पहले दीपांशु ने आपको वैक्सीन की पूरी जानकारी दी, इससे भी पॉजिटिव संकेत यहाँ पर इस वक्त देखे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। चलिए, अब देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों के आंकड़े किस तरीके से थे। एक बार इन आंकड़ों पर नजर डालें तो कल कैश मार्केट में बिकवाली की है, करीब 2,513 करोड़ की बिकवाली कल देखी गई है कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से। वायदा बाजार में यह आंकड़ा 1938 करोड़ का था जहां पर की बिकवाली हुई है, और घरेलू निवेशकों ने कल कैश मार्केट में 152 करोड़ की बिकवाली की है। तो आंकड़े बिकवाली की ही तरफ थे, घरेलू और विदेशी निवेशक दोनों की ही तरफ से कल बिकवाली ही देखने को मिली है। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे देखना चाहिए और क्या रणनीति होनी चाहिए, ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। पहले तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर काफी सारा उत्साह देखा गया ग्लोबल बाजार में, और उस पर ट्रंप का ट्वीट भी आया है। इसे कैसे देखते हैं, और इन सब के बाद जो भारतीय बाजारों के लिए आज अहम स्तर होंगे वो कौन से होंगे? पूजा, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बेहतरीन संकेत आए हैं, स्पेशली दवा के जो ट्रायल को लेकर जो दूसरे चरण में पहुंच रही है, ये वाकई में सबसे बड़ी और सबसे काम की खबर है। ट्रंप साहब के ट्वीट तो फिर आते जाते रहते हैं, कभी अच्छे कभी खराब, उनके मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन दवा का जो वैक्सीन ये जो मिल रही है, ये वाकई में दुनिया भर के लिए बड़े काम की चीज है। और जैसा कि दीप ने भी आपको अच्छे से समझाया कि किस तरह से छोटे डोजेज में भी काम चल सकता है, और इसका मतलब ये कि ज्यादा लोगों तक दवा ये पहुंच पाएगी, ये बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इसके दम पर जो तेजी हुई है वो तेजी है ना काम की है, और सही फंडामेंटल पर हुई है। बाकी स्टेटमेंट्स के दम पर जो तेजी होती है या मंदी होती है वो कभी टिकाऊ नहीं होती है। अल्टीमेटली टिकाऊ तेजी या मंदी वो है जो फैक्ट्स के बेसिस पर, और मॉडर्ना को दवा वैक्सीन मिलने का और ये ट्रायल्स का सक्सेसफुल होना, ये वाकई में पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। और उसके लिहाज से मुझे लगता है कि बाजारों में जो जोश है वो एकदम रीजनेबल है, बिल्कुल भी गलत नहीं है कि अगर दवा मिलने के संकेत और अमेरिकी बाजार नो सॉन्ग चले तो बनता है इसलिए। ये ग्लोबल ट्रिगर्स अच्छे हैं। अब ग्लोबल ट्रिगर्स के सामने भारतीय बाजारों में आप देखें तो नर्वसनेस का मूड माहौल है, और ये कहें कि एकदम सही वक्त पर ये अच्छी खबर आई जब कल भारतीय बाजार काफी बुरी तरह से टूटे हैं।
और कुछ नए लोज बनाकर बंद होते हुए नजर आए। तो आज एक शॉर्ट कवरिंग और एक खरीदारी के लिहाज से एक सेशन देखने को मिलेगा। आज के लिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 9000 का। 9000 के ऊपर आप ट्रेड करें तो समझिए कि आप तेजी में, और 9000 के नीचे अगर आप ट्रेड करते हैं तो भले आप 200 पॉइंट बढ़ भी जाएं, लेकिन ये मानकर चलें कि आप अभी भी मंदी में है। तो 9000 पहली बात तो ये कि आपके लिए ट्रेंड डिसाइडर है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो है वो ये कि नीचे की तरफ अब 8750, 8825 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 9050, 9175 ये वो रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है ऊपरी लेवल पर, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आ सकती है। निफ्टी का जहां तक सवाल है 17,100, 17,500 ये बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 18,250, 18,650 ये बैंक निफ्टी की रेंज हो सकती है जिसके लिए आपको तैयारी रखनी है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत तो मजबूत होगी, लेकिन फिर से पूजा बात यही है कि मजबूत शुरुआत होने के बाद क्या हम ऊपर बंद हो पाएंगे। तो 9:15 बजे क्या होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 3:30 बजे क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। आज एक्चुअली रियल टेस्ट है तेजी करने वाले ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का। इतनी बेहतरीन संकेतों के बीच में अगर हम आज एक बढ़िया मजबूत रिकवरी लेकर अच्छी क्लोजिंग दे पाते हैं तब तो ठीक, और अगर एफआई की बिकवाली के आंकड़ों के दम पर आज हम ऊपर बंद नहीं हो पाए या एक मजबूत क्लोजिंग न दे तो फिर मार्केट में मजा नहीं है। तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है। बिल्कुल, तो क्लोजिंग आज काफी अहम होगी देखना, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का सर भी आपको बता दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 9000 ये एक अहम लेवल है निफ्टी में, जो कि जहां पर कि आपको नजर रखना है। 9050, 9175 ये ऊपरी रेंज है निफ्टी के लिए, और ऊपरी रेंज बैंक निफ्टी के लिए 18,250, 18,650 यहाँ पर आपको नजर रखनी है। तो चलिए, ये तो हुई मार्केट पर रणनीति, लेकिन खबरों के दम पर और ढेर सारे नतीजे भी कल आए हैं, तो उस लिहाज से एक्शन कहाँ है ये भी समझ लेते हैं। और देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि नतीजे कौन कौन से आए हैं। गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो निफ्टी में भारतीय एयरटेल के नतीजे आए थे, और इसके नतीजे अनुमान से हल्की से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो आए हैं करीब इस बार 8% से बढ़ती हुई दिखी है 23,723 करोड़ पर। साथ ही कामकाजी मुनाफा इस बार 10% से बढ़ता हुआ दिखा है, और साथ ही अगर मार्जिन की बात करें तो 42.6% के सामने 43.5% पर मार्जिन क्लॉकिंग किए कंपनी ने। अगर आप कुल मिलाकर रिपोर्टेड लॉस देखें तो आपको नंबर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा 5,237 करोड़ का, लेकिन अगर आप एडजस्ट करेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स के साथ तो आप देखिए जो एडजस्टेड लॉस है करीब 470 करोड़ का है। अनुमान था करीब 550 करोड़ से 600 करोड़ के बीच में आने का, तो वहां पे फिगर्स थोड़े से बेहतर बनते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही आप देखिए जो जो उनका एवरेज रेवेन्यू होता है पर मिनट का, वो भी यहाँ पे काफी बढ़ता हुआ दिखा है। 154 आता हुआ दिखा है 135 से बढ़कर, तो ये भी जो फिगर है ये काफी बेहतर आता हुआ दिखा है। साथ ही टोरेंट पावर, इसके भी नतीजे आए थे और नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। आय 2% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन ऑपरेशनली आप देखिए कामकाजी मुनाफा 16% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 28% के बीच आते हुए दिखे, 24% से बढ़कर। और साथ ही जो लॉस है वो इस बार आप देखिए करीब 274 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 24 करोड़ के मुनाफे के सामने, लेकिन थोड़े से एडजस्टमेंट थे, इसी के चलते आपको ये लॉस दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर थोड़े से नंबर्स ठीक लग रहे हैं। एक्सेप्शनल आइटम थी 1000 करोड़ की। एस्ट्राजेनेका नंबर्स अच्छे हैं, जो आए हैं करीब 2.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा दुगना होता हुआ दिखा है, मार्जिन यहाँ पे दुगने होते हुए दिखे हैं 7.5% पे। और मुनाफे की बात करें तो फ्लैट आया है करीब 9.5 करोड़ के आसपास। यहाँ पे जो मुनाफा है वो कंपनी ने क्लॉक इन किया है। डेल्टा कॉर्प, यहाँ पे आप देखिए नंबर्स थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं, कोविड का इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है इस कंपनी में। जो आय है 11% तक कम होती हुई दिखी है, वहीं कामकाजी मुनाफा 48% घटता हुआ दिखा है। मार्जिन भी आप देखिए 45% से घटकर 26% के करीब आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो 49% मुनाफा घटता हुआ दिखा है। लगभग नतीजे जो है वो आधे होते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार 29 करोड़ आया है 57 करोड़ से घटकर। तो कुल मिला के डेल्टा कॉर्प के नतीजे थोड़े से कमजोर। ओके, तो ये तो बात हुई नतीजों की। इसके अलावा देवांशी, खबरों के लिहाज से आज कहाँ एक्शन रहेगा? बिल्कुल, सबसे पहले आज वेदांता पर नजर रखें। कल कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई थी, जहां पे डीलिस्टिंग को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। जो फ्लोर प्राइस इंडिकेटिव प्राइस है उन्होंने 87.5 पर ही तय की है।
और साथ ही आप देखिए अब जो रिवर्स बिल्डिंग, जो बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया है उसके चलते जो प्राइस है वो तय होती हुई दिखेगी, लेकिन फिलहाल ये फ्लो प्राइस कंपनी के बोर्ड ने तय की है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, खबर यह है कि उनकी जो जेवी है नरिश कंपनी, उसमें पेप्सिको का जो पूरा हिस्सा है वो कंपनी खरीद लेगी। हाल ही में जॉइंट वेंचर में पेप्सिको का करीब 50% का हिस्सा है, 29 करोड़ में पेप्सिको का ये हिस्सा कंपनी खरीद लेगी और उसके बाद कंपनी इसकी फुली होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी। और साथ ही अगर फंड एक्शन पर नजर करें तो ओयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर करें, जहां पे प्रमोटर चिरंजीव लाल अग्रवाल ने फिर एक बार 25 लाख शेयर्स बेचे और वहीं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 20 लाख शेयर्स खरीदे 414 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ठीक है, तो ये ढेर सारे खबरें हैं और नतीजे हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये तो था खबरों के दम पर आज कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। और आनंद राठी की तरफ से जो कॉल्स आए हैं उसमें पहले तो उन्होंने कोलगेट पाल्मोलिव यानी कि कोलपाल में खरीदारी करने की राय दी है। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 1360 का और 1420 के लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं कोलगेट पाल्मोलिव में खरीदारी। इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग ने अपोलो टायर में कैश लेवल्स पर खरीदारी करने की राय दी है। 9170 इन स्तर पर खरीदिए अपोलो टायर्स को। स्टॉप लॉस होगा 8710 का और करीब 100 रुपए तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करिए अपोलो टायर में और कोलगेट में आज खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। तो ये तो थे दो रणनीति मार्केट पर। इसके अलावा मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए अब राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल बाजार से और एसजीएक्स निफ्टी से, आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट में? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव हैं, बट कल हम बहुत बुरी तरह से नीचे में ब्रेकडाउन करके बंद हुए थे और अधिकतर स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, बट मैं शॉर्ट कवरिंग के साथ नहीं जाऊंगा। मैं उस स्टॉक को खरीदने की राय दूंगा जो वो की ऑलरेडी तेजी के अंदर है और बिल्कुल मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक तो इसके अंदर टेलीकॉम प्ले है जो स्टॉक की री रेटिंग करा रहा था और जिस तरीके से कल ऑयल और एनर्जी के सेक्टर में और स्टॉक्स में वहां पे रैली देखने को मिली है, पॉजिटिव कमेंट्री आई है, तो रिलायंस मुझे एक बेहतरीन बेट लगता है आज के लिए। 1427 1427 के स्टॉप लॉस के साथ 1490 के टारगेट के लिए रिलायंस को खरीदने की राय रहेगी। ठीक है, तो इस स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की राय होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में करिए खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये टारगेट जो देख रहे हैं रिलायंस में 1490 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1427 का। जो तो 3 कॉल आपको बताए हैं, तीनों में ही खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की अगर बात करें तो। लेकिन चलिए अब ये तो था इक्विटी मार्केट का एक्शन, लेकिन कमोडिटी बाजार के हालात क्या हैं ये भी समझ लेते हैं और ये बताने के लिए अब अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया कमोडिटीज से। अजय बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है आपको और गोल्ड यहाँ पर क्या करने की राय देंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था, नो डाउट। हमने पिछले दो सेशन में हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट पे गोल्ड लाइफ टाइम हाई नया बनाते हुए जा रहा है, बट कल का इवनिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा जहाँ पे हमने एकाएक गोल्ड के प्राइजेस में बड़ी गिरावट आते हुए देखी, जिस दिन से हमने देखा कि जो नई दवाई की जो ट्रायल है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न ने जो अपडेट दिया है, उसके बाद हमने इक्विटीज में गेन आते हुए देखा और एक स्वाभाविक था जो हमने लास्ट एक हफ्ते में अच्छी तेजी देखी थी गोल्ड में, तो एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। ओवरऑल अभी भी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म गोल्ड के लिए काफी बुलिश है, बट जो लास्ट 1 वीक में हमने तेजी देखी थी यहाँ पे एक स्टीम आउट होना जरूरी है और एक फंडामेंटल न्यूज जो हमने आते हुए देखी जिसके चलते हमें लगता है आज गोल्ड में दबाव बददबा रहेगा। रुपए में भी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी है जो कहीं ना कहीं गोल्ड को दबाव रखेगा। तो आज के लिए 46,900 के करीब गोल्ड मिले तो बेच के चलना है जून वायदा। जो डाउन साइड में मुझे लगता है कि 46,200 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ओके ठीक है, तो ये रणनीति गोल्ड में बिकवाली करके चलिए। इसके अलावा अजय सिल्वर यहाँ क्या करें? भैया डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हैंड इन हैंड चलती है, नो डाउट। पिछले 2-3 सेशन में हमने सिल्वर को आउट परफॉर्म करते हुए देखा जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में ड्रॉप आ रही है, तो कहीं ना कहीं संकेत है कि चांदी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी क्योंकि इंडस्ट्रियल का मेटल भी है ये। बट टाइमिंग जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने रैली आती हुई देखी कल 49,000 का भी लेवल ऑलमोस्ट टच करते हुए देखा था। टाइमिंग मुझे लगता है एक पुल बैक जरूरी है काउंटर पे, तो 48,200 के बाउंस पे हमें बेचना है। जो डाउन साइड में मुझे लगता है 46,800 तक का लेवल देखने मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये राय सिल्वर पर आपको दे दी गई है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बिकवाली करने की राय होगी। इसके अलावा क्रूड में क्या करना चाहिए? हमने देखा कि कल अच्छी तेजी भी यहाँ पर देखी गई है, तो आज खरीदारी करके चले क्रूड में? क्रूड में एग्जैक्टली एक महीने पहले हमने देखा था कि प्राइजेस नेगेटिव में चले गए थे बिकॉज ऑफ स्टोरेज कंसर्न, और कल की एक्सपायरी हमने देखा कि फिर से एक पॉजिटिव मूव के साथ होती हुई दिखी। इन बिटवीन हमने लास्ट 10-12 दिन में जो अपडेट्स आती हुई दिखी, पहला चीज है जो इकोनॉमी है वो रीओपन होते हुए जा रही है, और जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हो रहे हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के, वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, बट हायर साइड थोड़ा सा कंसर्न इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी भी जो डिमांड है करीबन 30 मिलियन बैरल्स की जो ड्रॉप हुई थी, अब वो थोड़े बहुत रिस्टोर है। तो टाइमिंग मुझे लगता है जिस ढंग से EIA ने भी बताया है कि प्रोडक्शन कट आगे जारी रहेगा, तो ओवरऑल मुझे लगता है क्रूड में है तेजी, लेकिन थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करने की जरूरत है। आज के लिए मुझे लगता है बाय करके चलिए 2500-2540 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय कच्चे तेल में खरीदारी करने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। और आखिर में अजय, अब रुपी, यहाँ पर भी आपसे रणनीति समझना चाहेंगे, आज के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रुपी लास्ट वीक हमने देखा था कि 75.8, 75.10 तक का लेवल दिखा चुका था, बट उसके बाद हमने देखा जो पैकेज की घोषणा हुई थी वो रुपए को मेरे ख्याल से कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई, और कल के सेशन में हमने 76.10 तक का भी रुपए में गिरावट आती हुई दिखी थी। ओवरऑल हमें लगता है कि जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में कल के सेशन में जो गिरावट आई है उसके चलते आज USD INR में दबाव रहेगा। तो आज के लिए 76 के लेवल पे या 75-90 के लेवल पे भी अगर USD INR बेचा जाए तो आई थिंक नीचे में 75-50, 75-45 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये राय रुपी में। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड, सिल्वर और रुपी बिकवाली करके चलिए, कच्चे तेल में आज के लिए खरीदारी करने की राय होगी। ठीक है, तो ये तो था कमोडिटी मार्केट में एक्शन, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक है ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FII यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं आज? गुड मॉर्निंग पूजा। कल हमने देखा था कि भारतीय एयरटेल के नतीजे आए थे और ऑपरेशनली अगर आप देखें तो काफी बढ़िया नतीजे पोस्ट किए कंपनी ने, और 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर, और कहीं ना कहीं भरोसा जो है बरकरार देखने को मिला है। सबसे पहले आप CLSE की रिपोर्ट देखिए, आपकी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 670 रुपए के लक्ष्य के लिए, एक जिनका अनुमान था इससे बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखे हैं। ARPU में अगर आप देखें तो दिसंबर तिमाही से करीब 14% की बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके चलते काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 575 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि जो क्षमता विस्तार पर खर्च थोड़ा सा कम किया कंपनी ने, साथ ही एक पेमेंट के लिए बड़ा प्रोविजनिंग की है, लेकिन अगर आप ऑपरेशनली देखें तो नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स देने के लिए।